दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में देखेंगे 31 दिसंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा की तरह हम आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, रोलिंग बजट को लागू करने वाली पहला राज्य कौन सा होगा। मध्य प्रदेश होगा। दरअसल एक प्रकार से संकेतात्मक यानी कि सिंबॉलिक बजट है। जनरली 3 से 5 वर्ष के लिए एक प्रकार से आकलन होता है, तो ऐसी प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। ये आमतौर पर जो आम बजट जारी होता है एक साल के लिए भी, एक वित्तीय वर्ष के लिए, उससे ये बेहतर होता है। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर पीडीएफ आपके क्लास का कहां पर मिलेगा। तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। करंट अफेयर्स का एक विजेता बैच है। ये कंप्लीट कवरेज है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की दिशा में, चाहे वीडियो माध्यम में हो, पीडीएफ माध्यम हो, टेस्ट क्विज आदि सभी चीजें सुनियोजित वे में आपको यहां पर मिल रही है। तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अभी इस कोर्स में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। नए साल के अवसर पर एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। अगर अभी तक आप लोग इसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, नए साल के अवसर पर आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM50। तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन, जिसका लोगो आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर 2 से 3 दिन आपके पास उपलब्ध है, तो जल्दी से भी जाइए, ऑफर को ले लीजिए। ऑफर का लाभ उठाते हुए कोर्स को या फिर टेस्ट सीरीज जो भी लेना है ले सकते हैं। चलिए अब फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 28 से 31 दिसंबर 2025 तक गया जी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP का 67वां प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। ये 67वां संस्करण है और कहां पर, तो गया जी में। एक प्रश्न तो यही बन जाता है। अब यहां पर पूछा गया है कि ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये इसका शॉर्ट नेम है, इसकी स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई थी। देखिए इसकी स्थापना को लेकर कई जगहों पर आपको कंफ्यूजन होगा, मतलब जो डाटा उपलब्ध है उस आधार पर, लेकिन वास्तव में जो राइट आंसर है ये दिल्ली में इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये स्थापना हुआ था, रजिस्ट्रेशन यहीं पे हुआ था, तो 1949 को नई दिल्ली में। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई स्रोत में आपको मुंबई भी दिखेगा, हालांकि मुंबई से थोड़ा रिलेट करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्घाटन या फिर स्थापना का जो क्रेडिट जाता, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो दिल्ली में ही हुआ था। अब दोस्तों यहां पर वही चीजें लिखी गई कि जो 67वां संस्करण है बिहार प्रांत के अधिवेशन यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, तो ऐसे में ये 28 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक गया जी में किया गया। पिछली बार आज से 25 साल पहले 2000 में, जिस वर्ष 15 नवंबर को 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ये चीजें आपको हमने कई बार बताया है, तो उसी वर्ष ये आयोजित हुआ था गया जी में। अच्छा, झारखंड की बात हो रही है, उसको लेकर चर्चाएं अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, इसको थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का एक प्रमुख छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को 1949 को दिल्ली में हुआ था, और यह राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि RSS से संबद्ध है, और यह दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है या फिर सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य, छात्र हित और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों के साथ साथ एकदम समायोजित करते हुए बैलेंस में, ये मतलब खास करके काम करना, लक्ष्य को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो विचारधारा है वो क्या है। हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा है, जो अलगाववाद
आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता नजर आता है। मतलब ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये इसकी विचारधारा है जिस पर कार्य होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर जो इतनी जानकारी हमने आपको दिया है, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। और गया जी में जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, यहाँ पर एक दो पॉइंट याद आपको ये रखना है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही। अब गया जी की जो बात हुई है, गया शहर का नाम अभी हाल ही में गया जी किया गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि 2025 में गया जिले से ही संबंधित जो पत्थर कट्टी मूर्ति कला है, जो लगभग 300 वर्ष पुरानी मानी जाती है, इसे जीआई टैग मिला है। ये तमाम चीजें, इसके अतिरिक्त भी गया से संबंधित और कई सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अभी एक जानकारी, मतलब यहां पर चर्चा हम ये भी कर रहे थे झारखंड के बारे में। 15 नवंबर को बिहार से मतलब अलग होके, विभक्त होके झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। और जो पूरा भूभाग था बिहार झारखंड का, जो सम्मिलित प्रांत था, उसका 44% जो हिस्सा था उसके साथ झारखंड अस्तित्व में आया था। और एक बात ये ध्यान रखिए, पहले मुख्यमंत्री झारखंड के थे बाबूलाल मरांडी। इतनी तमाम जानकारी ध्यान रखिए। चले आइए अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपके मध्य है कि बिहार में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष, यहां पर आप बोल सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भी, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो दरभंगा से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो विकल्पों के आधार पर राइट आंसर होगा संजय श्रावगी। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, मतलब इनसे पहले दिलीप जायसवाल थे और उनके बाद अभी संजय श्रावगी इस पद पर चुने गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार में। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारत में दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है। अब यहां पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं पहले, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इसका 45 वर्ष पूरा हुआ है। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, या फिर बोल सकते हैं 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आप करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए 28 दिसंबर को रिसेंटली हम बात कर रहे हैं। ये चीजें यहां पर इस पर्पज से भी हमने बतलाने को लेकर आपके बीच रखा है। क्लियर है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन दोनों राजनीतिक दलों में से एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहां से लगभग 50 से 60 प्रश्न ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हमें नजर आता है। तो समय मिले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक टॉपिक के रूप में जरूर कवर कर लीजिएगा। और ये वन लाइनर रूप में भी आप कर सकते हैं और वो आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करेगा। 50 से 60 पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। अब देखिए यहां पर राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, तो अभी आपको देखने को मिलता है कि बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव के परिणामों की जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ये हो सकता है आपको समझ में न आए, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। 2 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ, जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को। मतदान परसेंटेज जहां पर आप देख रहे हैं, कुल मिला के मतदान 66.91% है और ये अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे अधिक मतदान हुआ है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि 60% का आंकड़ा भी पहली बार पार किया है। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, असेंबली इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और आपको ध्यान रखना 2020 में जो चुनाव हुआ था 17वीं विधानसभा का, तो मतदान प्रतिशत था महज 57%। तो यहां पर तुलना भी आप कर सकते हैं कितना ज्यादा मतदान हुआ, 9.6%। और पुरुष और महिलाओं को लेकर भी ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, जो 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, तो बहुमत के लिए 122 सीटों पर किसी भी राजनीतिक दल को या फिर जो गठबंधन है उसको जीत अनिवार्य था। इस बात को ध्यान रखें। और ये जो चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ, 14 तारीख को इसका परिणाम आया, 14 नवंबर को इसका परिणाम आया वास्तव में। और यहां पर देखिए
कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ा और कितने पे जीता। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर जो आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। 101 पर लड़कर 89 सीट जीती, और फिर उसके बाद जदयू है जो कि 101 पर लड़कर 85 सीट जीती। हालांकि आपको एक बात ये ध्यान रखना, ये चीज़ें तो आप देख लीजिए, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट हमें नजर आया है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज को आप देख रहे हैं। आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बिहार में जो चुनाव हुआ था सबसे अधिक वोट किस पार्टी को पड़ा, सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो आरजेडी को पड़ा। पूरे वोट का जो वैध वोट था उसमें 23% वोट जो है वो आरजेडी को पड़ा। हालांकि आरजेडी ने बहुत ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे, 141 कैंडिडेट, इस वजह से वोट की संख्या अधिक देखने को मिलता है, लेकिन 141 में से 25 सीटें ही जीत पाने में कामयाब रहा। अब यहां पर मन में ये भ्रांति न रखिएगा कि ज्यादा वोट मिला है तो फिर इसकी सरकार क्यों नहीं बनी। दिक्कत यहां पर यह है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, तो सीट वाइज आप देखेंगे ना, यहां पर तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आइए यहाँ पर आगे कुछ और जानकारी है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, और कुल 26 मंत्री बनाए गए हैं जो कि एनडीए के विभिन्न घटक दलों से हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू, एलजेपी, आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम सेकुलर, आरएलपी आदि से। और महिला मंत्री की बात करें तो इसमें 3 महिला मंत्री हैं, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। और श्रेयसी सिंह जो है ये अभी खेल मंत्री बनाई गई है। मुस्लिम मंत्री में मोहम्मद जमा खान जो कि चैनपुर सीट से है। नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और केवल 7 दिन के लिए बने थे, तो ये चीज आप लोग जानते हैं। लेकिन एक अपडेट यहां पर ये कर लीजिएगा, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है ये बीजेपी से प्रेम कुमार हैं, ये यहां पर हमने लिख भी दिया है। अब चलिए आइए अगले तीसरे प्रश्न पे। दिसंबर 2025 में टर्नर पुरस्कार 2025 किस ब्रिटिश कलाकार को प्रदान किया गया है? देखिए इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पर नैना कालू। ब्रिटिश कलाकार नैना कालू को पुरस्कार दिया गया। अच्छा, पिछले साल 2024 में ये भारतीय मूल की जसलीन कौर को दिया गया था, ये पिछले साल का है। अब यहां पर वो चीजें देख रहे हैं, जो नैना कालू की बात कर रहे हैं उन्हें आप यहां पर देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कलाकार है, वे अपनी मूर्तियों और ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है। ये अभी पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला बनी है, और इससे पहले गत वर्ष यह पुरस्कार ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की ये जसलीन कौर ने अपने नाम किया था। अच्छा दोस्तों, टर्नर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये यूके का कला जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है जो कलाकारों को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा दोस्तों, आज वर्ष का अंतिम दिन है और ये करंट अफेयर्स की क्लास को आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं, है ना। अब ये एक जानकारी आप लोग मुझे बताइएगा, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे एक सवाल, पहली बार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको पसंद आती है, मतलब किस प्रकार आप इसे डिस्क्राइब करेंगे? हमारी जो पढ़ाने की शैली है क्या आपको पसंद आती है या फिर कुछ सुधार की जरूरत है? आप मेरे बारे में जो भी सोचते हैं, मेरे बारे में या फिर इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। आपके एक एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कुछ सुधार की जरूरत है वो भी लिखिएगा, अगर हम में कुछ अच्छाई नजर आ रही तो वो भी लिखिएगा, ठीक है। ये चीजें हम आप पे सौंप रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बतलाइएगा। चलिए अब यहां पर हम आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलता है कथन वाला प्रश्न। अच्छा, ऐसे बड़े प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 या 3 भी प्रश्न इस तरह का आपके बीच रखता हूं, तो ये आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस होगा। और इस तरह के प्रश्न में बहुत बार होता क्या है कि बड़ा देख के लोग डर जाते हैं, मतलब डरना नहीं है, ऐसे में एकदम आसानी से इसको पढ़ के हल करना है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब यहां पर एक एक कथन है। पहला कथन आपको देखने को मिलता है, अच्छा पहले मैंने सही का ही टिक लगा दिया, ये यहां पर पहले मैं पढ़ लेता हूं, पहले मैं विचार कर लेता हूं, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 दिसंबर वर्ष 2000 को यह दिवस घोषित किया गया था। और इस दिवस का घोषित करने का उद्देश्य क्या था? तो विश्व भर में प्रवासियों के अधिकारों, योगदान और चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और इसी उद्देश्य से ये खास करके घोषित हुआ था। अब यहां पर अगला है कि वर्ष 2025 की जो थीम है उसके बारे में यहां पर लिखा गया माइग्रेंट्स एंड ग्लोबल इक्वालिटी। तो ये जो थीम है ये नहीं है,
तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहां पर सही है। अब देख लीजिए यहां पर क्या पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 विकल्प नंबर ए में है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको लेकर थोड़ा सा चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना नजर आती है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस संपूर्ण विश्व में 18 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी हाल ही में 2025 में भी मनाया गया है। अब 2025 के जो निर्धारित विषय है यानी कि थीम है, ये मेरी महान कहानी संस्कृतियां और विकास, यानी कि माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसका 2025 का निर्धारित थीम है। और इसके उद्देश्य को लेकर तो हम आपको जानकारी अभी दे ही दिए थे कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मान्यता देते हुए प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर 2000 को इसे घोषित किया था, इस दिवस को। तो ये तो रही बात यहां पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अगर दूसरी ओर बात हम करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो हर साल ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी भारत आए थे, इसी एक प्रकार से स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। शुरू में ये द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित होता था, लेकिन अब ये शुरू में वार्षिक होता था, अब ये द्विवार्षिक किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले वार्षिक रूप में ये आयोजित होता था, लेकिन अब ये खास करके यहाँ पर द्विवार्षिक होता है। अब यहाँ पर वही सारी जानकारी है, जैसे 18वां प्रवासी दिवस जो 2025 में मनाया गया। इससे पहले 2023 वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, 2023 में 17वां प्रवासी दिवस था जो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। इसका थीम आदि यहाँ पर लिखा गया है। 2025 में 18वां, 23 के बाद 25, यानी कि 2 साल बाद 25। तो 18वां प्रवासी दिवस का जो आयोजन है, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। ये इसका थीम है। मुख्य अतिथि की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कगालू थे। दोस्तों, ये जो दिवस है माना जाता है किनकी याद में, तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने की स्मृति में। ये चीजें अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे। और यह दिवस मनाने की जो शुरुआत 2003 में हुई थी, ये वार्षिक रूप में होती थी, लेकिन 2015 से यह हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। देखिए यहां पर हमने वो चीजें लिखा भी है ना, ये तमाम चीजें बड़ी मेहनत से हमारे द्वारा तैयार होता है। हमारी पूरी टीम लगी रहती है कि चीजें आपको बेहतरीन मिले। बड़े बड़े नाम को देखकर ये मत सोचिए कि बड़े बड़े जगहों पर भी इस तरह कंटेंट मिलता होगा, नहीं। आप यहां पर जिस प्रकार से चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में देख रहे हैं, वैसा आपको शायद ही कहीं मिले। बस आप लोग एकदम से टाइम दीजिए, निश्चित तौर पर प्रत्येक दिन आपको टाइम देना होगा, तभी जाके यहां पर आपको एक प्रकार से फल मिलेगा, जब एग्जाम में आप सफलता पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मावेन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसी तरह का एक प्रश्न रिसेंटली बिहार में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, आर्टेमिस मिशन को लेकर पीछे के तथ्यों को रिलेट करके। अभी देखिए मावेन मिशन 2013 में लॉन्च किया गया है। अब अभी सवाल बना है, चूंकि खबरों में रहा है, अब यहां पर देखिए चर्चा में रहे नासा के मावेन मिशन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। सबसे पहले आप यहां पर यह ध्यान रखिए चर्चा में क्यों है। देखिए इससे संपर्क स्थापित करने में अभी कुछ दिन पहले इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, संपर्क इससे शायद इससे टूटा था, जिस वजह से यहां पर यह खबरों में आया। 2013 में इसे लॉन्च किया था नासा ने। इसका मुख्य उद्देश्य है मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि मंगल ग्रह के इन्वायरमेंट के विकास और उसके अंतरिक्ष में क्षरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तो ये इसका मूल उद्देश्य था। ये थोड़ा इसको डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इन इवोल्यूशन मिशन, यानी कि मावेन इसका पूरा नाम होता है। देखिए फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन एक प्रकार का ये मिशन है, जो कि शॉर्ट में मावेन मिशन। आपको ध्यान रखना है कि संबंध जो इसका है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से है, और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल की अध्ययन करना और यह समझना है कि यह कैसे विकसित हुआ और धीरे धीरे कैसे इसमें क्षरण हुआ। ये इसका एक उद्देश्य था, जिसको लेकर ये 2013 में लॉन्च किया था। 2014 में यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। अभी हाल ही में इसके संपर्क में आई समस्याओं के कारण यह
ये चर्चा में बना है, जिस वजह से चीजें अभी हम आपको बतला रहे हैं। तो संबंधित किससे है? मंगल ग्रह से संबंधित है। दोस्तों यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, बात हम करेंगे अब इसरो की मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, यानी कि भारत ने अपना मंगलयान अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था। है ना कमाल का प्रश्न। इस तरह से चीजों को पढ़िए, याद रखिए। 5 नवंबर 2013 को, ये तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का भी प्रश्न है, और ऐसा नहीं है कि अभी 2025 चल रहा है या फिर 2025-26 मान लीजिए तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी तिथि को 5 नवंबर को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, SLV C-25 से। और इसके साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना था। ये चीजें क्लियर है। इसरो की एक प्रमुख उपलब्धि है, इसको ध्यान आप लोग रखेंगे। इस पर आधारित एक मूवी भी बन चुकी है, अक्षय कुमार की वहां पर भूमिका है। अच्छा, इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखेगा, इसरो की उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं तो एक प्रमुख उपलब्धि में चंद्रयान मिशन को भी आप गिन सकते हैं। मिशन चंद्रयान काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई तीनों की तीनों 1, 2, 3 कब लॉन्च हुई थी, किस रॉकेट से लॉन्च हुई थी, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, वो चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए, चंद्रयान 1 2008 में, फिर 2 2019 में, और फिर 3 2023 में। और 2023 में मतलब 23 में जो लॉन्च हुआ था 3, और ये LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि एस सोमनाथ इस समय इसरो के अध्यक्ष थे। पहले वाले में जी माधवन नायर थे और दूसरे में डॉक्टर के सिवन थे। अच्छा, एक प्रश्न और भी यहां से पूछा जा सकता है, मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरा मुथुवेल, ये नाम ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने नहीं लिखा है लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, पी वीरा मुथुवेल। आइए अब यहां पर आगे चलते हैं। एक और जानकारी इसरो से ही संबंधित आपको दे दें कि इसरो ने अभी हाल ही में सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3 रॉकेट, जो इसरो का एक प्रकार से बाहुबली रॉकेट है, इसके माध्यम से अमेरिकी उपग्रह, जो कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं संचार उपग्रह है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है बाहुबली रॉकेट है, और आपको ध्यान रखना है इसका जो वजन है ये 6100 किलोग्राम है, और ये अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया है। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया था, जिसका वजन लगभग 4500 किलोग्राम था। ये तमाम चीजों को ध्यान आपको रखना है। ये मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में एक प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा सुदूर क्षेत्रों में आदि में। ये चीजें अभी हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस किए हैं, ये दिसंबर का ही करंट अफेयर्स में शामिल है। ये चर्चाएं आपके बीच हमने किया था। अब आइए अगले प्रश्न पे। देखिए, अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग जानते हैं कि सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है, और हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि सूर्य के मतलब अगर आप इस सूर्य को देख रहे हैं और जो ग्रह आप देख रहे हैं, इसमें कुछ समय पहले 2006 तक 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों 9वां ग्रह जो संज्ञा दिया गया था प्लूटो को, 2006 में एक सम्मेलन हुआ था प्राग में, वहां पर प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटाकर 52वें ग्रह की संख्या में रखा गया। तो परिणाम स्वरूप अब जो ग्रहों की संख्या वो 8 है। अब जो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, और सूर्य के इर्द गिर्द ही 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब सवाल एक ये पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा कि सूर्य के अनुसार या फिर क्रम, जो दूरी क्रम है उसके अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य के बाद कौन कौन सा ग्रह है? जैसे मान लीजिए सूर्य आपको दिख रहा है, यहां पर आप भी देख सकते हैं, तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से याद रखिएगा, आपने लिखा भी है, ये सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसे आंतरिक ग्रह की संज्ञा दिया गया है और इसे बाह्य ग्रह की संज्ञा दिया गया है। तो ये चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, तो जो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो बड़ा मजा आएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपनी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नहीं, बल्कि यहां पर पूछा गया है भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तस्वीर में देखकर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे, जानवी कपूर इसका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी यहां पर ये करेक्ट हो जाएगा।
आइए अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे देखिए। अगले प्रश्न पे जाने से पहले 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आप लोग लगे हुए हैं, घर बैठे प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो इसको ले लीजिएगा। इसमें आपको तो एक बेनिफिट जो हम आपको दे रहे हैं वो तो मिलेगा ही, लेकिन करेंट अफेयर्स का जो अतिरिक्त आपको एक कोर्स मिलता है विजेता बैच, वो भी इसी में इंक्लूड है, ये आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और ये तमाम चीजें 399 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन अभी ऑफर भी है, तो ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं 50% डिस्काउंट। और बीपीएससी एईडीओ वाले में भी अभी तो सुनने में आया है कि एईडीओ एग्जाम का जो डेट है वो एक्सटेंड कर गया है। अब यहां पर अभी आपके पास एक मौका है अपनी तैयारी को परखने का। ऐसे तो 299 में 300 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ऑफर में महज 149 में आप ज्वाइन कर पाएंगे। और देखिए तीनों पेपर का और फिर सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर वे में आपको कंप्लीट कवरेज मिल रहा है टेस्ट सीरीज का, और मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको मिल रहा है 2 साल का, और प्लस उसका टेस्ट सीरीज भी। अब ये नए साल के अवसर पर ये कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपके बीच है यहां पर कि 47वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो 13 से 15 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को 8 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यहां पर जो बात हो रही है, राइट आंसर है देहरादून। अब यहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहीं पर ये 8 पुरस्कार मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है जो भारत सरकार के जो इस्पात मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये आता है, स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। अब यहां पर उससे संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं, वही चीजें हमने लिखा भी है कि 8 पुरस्कार मिला है, और यह सम्मान जो सेल को मिला है ये कॉर्पोरेट संचार के क्षेत्र में उनके नए और अलग तरीके अपनाने, नई तकनीक का सफल इस्तेमाल करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए, मतलब यहां पर यह सम्मान इन्हें मिला है। तो फिलहाल यहां पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी है, और किस किस श्रेणी में मिला है वो चीजें यहां पर हमने विस्तार से लिख दिया, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अच्छा, ये जो है आयोजन है जो कहां पर हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पे। एक बुक से संबंधित ये प्रश्न है, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है, जिनका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि विमोचन जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं इनके द्वारा किया गया है। अब इस पुस्तक का मतलब पुस्तक के जो लेखक हैं ये उदय माहुरकर हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। और इस पुस्तक को लेकर जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो विमोचन है आपको देखने को मिलता है केंद्रीय गृह नहीं बल्कि यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अच्छा एक सवाल, चलिए यहां पर हमने मेंशन नहीं किया है, अभी आपकी तैयारी को परखा जाएगा। आप लोग अभी वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं, आप लोग बताइएगा, ये सवाल आप पे छोड़ रहे हैं। और यहां पे देखिए इस किताब की विषय वस्तु की बात करें तो राष्ट्रवाद, सामाजिक जिम्मेदारी और उसके नेतृत्व विचारों को सरल और रोचक तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। जिसके लेखक कौन है, तो उदय माहुरकर हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा इनका नाम है पीवी सिंधु, एक महान या फिर भारत की सबसे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने कई सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। अब यहां पर इन्हें तस्वीर में आप देख रहे हैं, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु। अभी हाल ही में इन्हें BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनका जो कार्यकाल है 26 से 29 तक के लिए है। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड की डोबेरा जिल जिन्हें की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां पर देखिएगा पीवी सिंधु से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का वर्णन यहां पर हमने बड़ी अच्छे तरीके से किया है। भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है, या फिर सबसे सफल भी आप बोल सकते हैं। 2 बार ये चैंपियन बनी है, ओलंपिक चैंपियन यहां पर हमने लिखा था। तो उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में, ये 20 वाला संस्करण था, 2021 में आयोजित हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर कांस्य पदक अपने नाम किए थे, और ये हासिल करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी
ओलंपिक पदक। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, इस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, बैडमिंटन। अब पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2015 में पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार और उसके बाद यहाँ पर जो पद्मश्री, ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, और उसके बाद 2020 में पद्म भूषण, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। फिर 2016 में सर्वोच्च खेल सम्मान, दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस समय कहा जाता था, लेकिन अब सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये तमाम चीजें। अच्छा, खेल दिवस कब माना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को। चलिए, BWF की बात हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। चैंपियनशिप का जो आयोजन है, इसकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा। कब करेगा? अगस्त 2026 में। इसकी घोषणा जो हुई BWF की, इसी के अनुसार ये दिल्ली में आयोजित होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो आयोजन है ये 17 साल बाद भारत में वापस आया है। और एशिया के दृष्टिकोण से बात करें तो एशिया में 8 साल बाद, जो पिछली बार 2018 में चाइना में आयोजित हुआ था। भारत ने आखिरी बार 2009 में हैदराबाद में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किया था, अथवा ये दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी करेगा, अगस्त 2026 में। क्लियर है? इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। BWF बैडमिंटन विश्व वर्ल्ड फेडरेशन की जो बात हो रही है उसको लेकर यहां पर उस संदर्भ में समझना है, ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके बीच है, पूर्वी अफ्रीकी देश एक है, कौन सा? तो सोमालीलैंड। पूर्वी अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश अभी हाल ही में कौन बना है? राइट आंसर है जो मान्यता दिया वो इजराइल। अच्छा दोस्तों, यहां पर ये आप अफ्रीकी मैप को देख रहे हैं और ये जो स्थिति है ये आपको देखने को मिलता है सोमालीलैंड का। अच्छा, ये अफ्रीका। अच्छा, कुछ समय पहले एक जानकारी हमने आपको दिया था मर्केटर मैप के बारे में, जो बहुत ज्यादा खबरों में थी। चेंज द मैप कैंपेन भी चला गया था, उसमें अफ्रीका को यूरोप की कंपैरिजन में छोटा दिखाया गया है। ये चीजें खबरों में थी, हमने आपको पढ़ाया था। मर्केटर मैप से संबंधित वो बातें थे। चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे। दिसंबर 2025, वास्तव में 19 दिसंबर 2025 को RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर कितना हो गया है? 19 दिसंबर को यह जानकारी सामने आई थी। इस आधार पर राइट जो आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह है विकल्प नंबर ए, 693.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये जो सिंबल है ये डॉलर का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो विकल्प नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका नाम क्या है? तो काशीवाजा की कारिवा का अभी संबंध जो है किस देश से है, जिसे भी हाल ही में फिर से शुरू करने की मंजूरी दी गई है? ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये नाम से भी थोड़ा सा आप यहां पर हिंट ले सकते हैं, ये जापान से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में फिर से शुरू करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, आज के इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। इसके साथ ही 2025 का जो हमारा सफर है अब यहां पर समझिए कि मतलब समाप्त होता है। 2025 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तमाम जानकारी हमने पूरे साल अच्छे से दिया है। 2022 से ही हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए। ये आज के क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक जानकारी हमने आपको मतलब जानकारी नहीं बल्कि एक सवाल आपसे हमने पूछा था कि हम जो आपको पढ़ाते हैं वो आपको कैसा लगता है, किस रूप में आप मुझे पसंद करते हैं, वो चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और यहां पर हम जाते जाते आपको पुनः से यही बोलेंगे कि नए साल के अवसर पर एक संकल्प लीजिए नए साल को बेहतर बनाने की दिशा में, ताकि आने वाला जो समय है वो बेहतर हो, आप जीवन में सफल हो पाए। हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। दोस्तों, आप सभी को हमारे टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम नए साल को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।